नमस्कार, आपका स्वागत है स्वदेश विशेष में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। फ्री का चंदन घिसे मेरे नंदन, ये कहावत तो आपने कभी ना कभी तो सुनी ही होगी, लेकिन ये कहावत और ये चंदन आज के दौर में सियासी पार्टियों का चुनावी हथियार बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्री रेवड़ी कल्चर की। चुनाव से पहले यहाँ पर जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाना और इन हसीन सपनों को दिखाकर जनता को सियासी सांचे में ढालने का चलन कुछ वक्त में दिनों दिन बढ़ा है और अब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की नजर में आ चुका है, जिसको लेकर लगातार सुनवाई जारी है। दरअसल राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त वादों के खिलाफ लगी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज करीब 45 मिनट तक सुनवाई हुई है। वहीं कोर्ट ने सुनवाई के दौरान संकेत दिया है कि इस मुद्दे को बड़ी बेंच में भेजा जा सकता है। साथ ही इस मामले में अगली सुनवाई कल यानी 24 अगस्त को दोबारा की जाएगी। सुनवाई के दौरान वकील विकास सिंह ने कहा कि मुफ्त वादों के चलते देश दिवालिया होने की स्थिति में है। तो आज स्वदेश विशेष में हम इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि आखिर ये मुफ्त की रेवड़ी देश के इकोनॉमी के लिए कितनी घातक साबित हो सकती है। साथ ही सवाल ये भी है कि किस तरह चुनाव आयोग इन मुफ्त की सुविधाओं के नाम पर वोटर्स को लुभाने वाले कल्चर पर लगाम लगा सकता है। सवाल तमाम है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये मुद्दा वाकई डिबेट का है, तो आज इस अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जयतिलक और साथ ही हमारे साथ चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ रहे हैं इकोनॉमिक एक्सपर्ट प्रोफेसर विवेक सिंह। आप दोनों का स्वागत है इस खास चर्चा में। अरविंद जी, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि सीजेआई रमन्ना ने साफ तौर से कह दिया है कि ये जो मुद्दा है आर्थिक तौर से देखा जाए और पूरे समाज में भी अगर देखा जाए तो काफ़ी कंसर्निंग है। इसीलिए भी कंसर्निंग है क्योंकि लोगों की जिंदगियां इससे जुड़ी हुई है। देश इसको लेकर अगर ये चलन बढ़ता गया तो ये दिवालिया होने की कगार पर आ जाएगा। लेकिन भाजपा हो या और कोई पार्टी, सभी इसके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल कविता जी, आपने सही कहा। देखिए, सीजेआई के जो उन्होंने अपना तर्क दिया है या अपनी जो बात कही है, उसको हम लोग दो आयाम से देख सकते हैं। एक यह कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। यहाँ पर हाशिए पर जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, कुपोषण के शिकार हैं, जिनके पास घर नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, उनके लिए योजनाएं बहुत ही कारगर साबित होती हैं। उनके लिए जीवन मरण का है। लेकिन जब यह चुनावी हथियार बन जाता है तो निस्संदेह जो है चिंता की बात बन जाती है। और आज के दौर में कुछ परिवेश, जैसा कि आपने भी बताया, उसी तरह देखा जा रहा है। अगर अर्थव्यवस्था के तौर पर हम देखें तो सभी राज्यों की जो देनदारियां है 31 मार्च 2021 तक देखिए तो लगभग 60 लाख करोड़ रुपया का कर्ज है। यानी ये राज्य जो है अपने राजस्व घाटा को पूरा करने के लिए लगातार कर्ज लेते जा रहे हैं। आप महाराष्ट्र का ही देख लीजिए, लगभग 6 लाख करोड़ का है। और सबसे अधिक तो पंजाब का है। पंजाब देखिए पूरे अपने जीडीपी का 53% कर्ज लेकर के डूबा हुआ है। कमोबेश वही स्थिति देश के अन्य राज्यों के कोई ऐसा राज्य नहीं है, यहाँ तक कि गुजरात तक, जो अपने जीडीपी का 20% कर्ज न लिया हो। यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये तमाम राज्य जो है कहीं ना कहीं, अच्छा, मूल उसका कारण यही है कि लगातार जो है चुनावों में कुछ इस तरह वादे करते जा रहे हैं जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि हमें किसी तरह से चुनाव जीतना है। देखिए, पहली बार नहीं है जब चुनाव आयोग को जो है सुप्रीम कोर्ट जो है आड़े हाथों लिया हो या यह कहा हो कि हम चुनाव आयोग को कोई आदेश नहीं दे सकते। 5 जुलाई 2013 को ऐसा ही मामला आया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जो है ये मुफ्त जो घोषणाएं की जा रही है इसको लेकर के गाइडलाइन बनाएं। लेकिन उस समय जो 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल और 24 क्षेत्रीय दल सभी ने विरोध किया था। जैसा आपने कहा भी कि भाजपा समेत सभी जो है इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल उनके लिए यह जीत का बहुत बड़ा पैरामीटर बन गया है और देखा भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं जनता भी उससे प्रभावित दिख रही है। अब तो चिंता होने लगी कि कहीं स्थिति जो है श्रीलंका जैसी न हो जाए, जहाँ की 2019 के चुनाव में वहां की सरकार ने चुनाव लड़ने के समय कहा कि हम लोगों का टैक्स आधे कर देंगे। जब सरकार बढ़ी तो आधे कर भी दिए, विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया। तो निसंदेह जो अर्थव्यवस्था दिवालियापन के कगार पर पहुंच जाएगी। तो मुझे लगता है कि इस पर कोई ना कोई जो है गाइडलाइन जो है सुप्रीम कोर्ट को बनाना चाहिए। और आज के उसके इशारे से साफ है कि यह मसला जो है बड़ी बेंच को जा सकता है और इस पर कोई एक व्यापक जो है गाइडलाइन सामने आ सकता है। कविता जी।
तो अरविंद जी, यहाँ पे थोड़ा सा और बारीकी में जाते हैं। 45 मिनट की जो आज की सुनवाई हुई है, देखिए तमाम तरह की वकीलों ने यहाँ पर दलीलें पेश की हैं, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी जी की एक दलील है जिसमें चाहती हूँ कि आप विस्तार से इस पर बात करें। ये कह रहे हैं कि कोई कमेटी ये कैसे तय कर सकती है कि फ्री क्या है और क्या नहीं है। साथ ही ये कह रहे हैं कि कोर्ट को इस याचिका को सुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 19(2) के तहत चुनाव से पहले तो बोलने की आज़ादी है। अगर हम इस पूरी कहानी को इस नजरिए से देखें, इस तर्क से देखें, तो क्या ये गलत होगा? ये आपके फंडामेंटल राइट्स में नहीं आएगा? अरविंद जी। जी जी, अभिषेक मनु सिंघवी जी का जो अपना तर्क है वह इसलिए वाजिब नहीं है कि न्यायपालिका भी भारत में उसका अपना एक रोल है। अगर इसी तरह से सभी जो है जो अपनी जो व्यवस्थाएं हैं, सिस्टम है, अपनी अपनी मनमानी करने लगे और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आड़ में जो चाहे वो करना अपना शुरुआत कर दे, तब तो पता चलेगा कि देश में किसी तरह की कोई न तो एक सीमा रेखा रह जाएगी, न उसका कोई क्रियान्वयन को लेकर के किसी प्रकार का सिस्टम बचा रहेगा। तो यह कह देना कि सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार ही नहीं कर सकता है, क्यों नहीं विचार करेगा? जब देश की अर्थव्यवस्था जो है इन ऐसी सारी जो वाहियात की जो घोषणाएं की जाती है चुनाव के दरमियान, मैं उन जो योजनाओं की बात नहीं करता हूं जो लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है, लेकिन ऐसे तमाम कि हम चुनाव में साइकिल दे देंगे, किसी को मोटरसाइकिल दे देंगे, हम आएंगे तो 300 यूनिट जो है बिजली फ्री देंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने देखा कि लोगों ने कहा कि राजनीतिक दलों के 300 यूनिट, जबकि यह सबको मालूम है कि यहाँ 90,000 करोड़ के घाटे में बिजली विभाग चल रहा है। 3 लाख जो उपभोक्ता है उसमें 1,10,000 लोग आज तक कभी जो है बिजली का बिल ही नहीं भरे हैं। आप महाराष्ट्र के ही देखिए, 2019 के चुनाव में शिवसेना अलग से घोषणा पत्र जारी की, जबकि भाजपा के साथ मिलकर के लड़ रही थी चुनाव। तो इस तरह के अगर जो है राजनीतिक दलों को पूरी तरह से छूट दे दी जाएगी, तब तो न्यायपालिका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कल की तारीख में जो संसद से कानून कुछ ऐसे बनना शुरू हो जाएगा जो फंडामेंटल जो उसके चीज है उसके खिलाफ जाएगा, तो अभी कह देंगे कि नहीं, आपको इसमें बोलने का हक नहीं है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का महत्व क्या रह जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है सिर्फ आंख बंद करके देखते रहेंगे? यह तो घोर आपत्तिजनक है। मुझे नहीं लगता है कि एक जो है संतुलित राजनीतिक दल का व्यक्ति, भले ही वो एक लायर के रूप में किसी पार्टी या किसी पक्ष के लिए अदालत में खड़ा हुआ हो, कुछ इस तरह की बातें कहें जिससे न उसका केवल जो है समाज में भी एक गलत असर जाए, बल्कि कानून की दृष्टि से भी अनुचित जान पड़े। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को जो है इसको गंभीरता से लेना चाहिए और इस पर जो सुप्रीम कोर्ट है कुछ इस तरह की दलीलों को कुछ इस ढंग से उसको निर्णय दे, ताकि भविष्य में इस तरह के सवाल ना उठे कि हम जो चाहे कानून के तहत कर सकते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट जो कोई भूमिका अदा नहीं कर सकता है। कविता जी। बिल्कुल। विवेक जी, यहाँ पर देखिए देश भर में फ्री स्कीम्स को लेकर ये पूरा मुद्दा जो है वो छाया हुआ है और इसकी परिभाषा तय करने की कोशिश में भी लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन कहीं ना कहीं विवेक जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि वक्त आ गया है कि चुनाव आयोग के जरिए एक परिभाषा यहाँ पर डिज़ाइन की जाए या इतनी ताकत चुनाव आयोग को दी जाए कि वो इस फ्री स्कीम्स में से ये तय करे कि क्या इस श्रेणी में आता है, क्या इस श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि ये काफ़ी कठिन है कहना। देखिए कविता जी नमस्कार, मैं इस बात पे आता हूँ कि परिभाषित कैसे किया जाए कि फ्रीबी क्या है और फ्रीबी क्या नहीं है। यह तो एक ज्वलंत मुद्दा है ही, लेकिन पहले हमको समझना पड़ेगा। देखिए जो रेवड़ी कल्चर, मैं बार बार आपके चैनल पर भी बोल चुका हूँ कि जो रेवड़ी कल्चर और जो फ्रीबी की है, ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक है। देखिए लाखों करोड़ रुपया हर साल जो है सरकार का इन सब चीजों में खर्च हो जाता है, जो कि सरकार के ऊपर बहुत बड़ा इसका एक फाइनेंशियल बर्डन होता है। और देखिए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सरकार को कुछ भी करना चाहिए तो एक देखना चाहिए कि प्रोडक्टिव है कि अनप्रोडक्टिव है। तो अगर आप जो है पैसे ऐसे लुटाएंगे, फ्री में आप खर्च करेंगे, आप रेवड़ी बांटेंगे, तो जाहिर सी बात है अनप्रोडक्टिव खर्चे हैं और इससे देश का, समाज का या हमारी इकोनॉमी का कोई जो है भला होने वाला नहीं है। तो यह जो है बंद होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट यह है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्च करते हैं, आपके पास पोर्ट कैसे हैं, आपके पास सड़कें कैसे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे करते हैं, आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में क्या सोचते हैं। सरकारें जब इन चीजों पर नहीं सोच पाती हैं और इनको लगता है कि यह काम करना मुश्किल है, तो वो छोटे छोटे और लुभावने वादे करते हैं ताकि अपने वोट बैंक को साध सके, और जिसका कि कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमिक जो है परफॉर्मेंस है उसमें नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अब आपके प्रश्न पे मैं मूलतः आता हूं, जो आपने कहा कि हम कैसे इसको परिभाषित करें। देखिए कविता जी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि एक जो फ्रीबी मानता हो दूसरे के लिए वो फ्रीबी ना हो, क्योंकि अगर हम किसानों को जो है सब्सिडी देंगे तो हो सकता है जो इन्वायरमेंटलिस्ट है उसके लिए वो फ्रीबी ना हो। तो यह बहुत मुश्किल है पहली बात तो परिभाषित करना कि फ्रीबी है या क्या है।
फ्रीबी को हम कैसे परिभाषित करेंगे? इसमें देखो सुप्रीम कोर्ट का भी अपना रोल हो सकता है और आपने कहा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसका भी अपना रोल हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना ठीक से रोल नहीं प्ले किया है और इसी वजह से आज हमको परिणाम के रूप में देखना पड़ रहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है और कुछ भी जो है जो बिना कुछ सोचे समझे किसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम कैसे लाएंगे, पैसा कहाँ से आएगा, हम जो है बिल्कुल जो है कुछ न कुछ जो है मुवादे करते रहते हैं। अब देखिए चुनाव तो हमको सबको पता है कि चुनाव जो है होते रहेंगे और हर साल 2-4 स्टेट का चुनाव आता रहेगा। अभी जो लेटेस्ट जो अभी गुजरात का चुनाव है इसके संदर्भ में बोला गया है कि जो भी फीमेल्स हैं जो कि 18 साल से उम्र की ज्यादा की हैं उनको जो है 1000 रुपए देंगे। तो ये देखिए जो हम बोलते हैं कि मंगलसूत्र देंगे, स्कूटी देंगे, लैपटॉप देंगे, हम कैश देंगे, हम जो है फ्री में बिजली देंगे, फ्री में पानी देंगे, ये सब देखिए जो एक कहा जा रहा है इसका कहीं ना कहीं हित साधने के लिए किया जा रहा है। लोग चाहते हैं मीन जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको अपने वोट बैंक को साधना है और इसके लिए वो फ्रीबी का सहारा लेते हैं। और मैंने पहले कहा जब वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं, जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं ला सकते हैं, जब वो इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते हैं, लोगों को वो जो है फैसिलिटीज नहीं दे पाते हैं, अच्छी सड़क, अच्छी जो है पानी की व्यवस्था, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा शिक्षा, जब इन चीजों पे वो नहीं फोकस कर पाते हैं या फेल हो जाते हैं तो उनके पास दूसरा रास्ता होता है जो कि वो कर सकते हैं, जो कि आसान है और वही फ्री में देना। और इसीलिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि अब जो है सरकार को देखिए हाँ। अभी बात हो रही तो विवेक जी यहाँ पर बात करेंगे बुनियादी सुविधाओं की। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए अभी कविता जी अभी बात हो रही थी कि जो ग्रॉस जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है भारत का जीडीपी है उसका भी एक्सटर्नल बहुत सारा डेट है, लेकिन जो हमारे जो बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे लगभग 30% to 55% के बीच में उनका जो ऊपर भी कर्ज का बोझ है, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे यूपी हो, हर स्टेट के ऊपर। तो अगर आपके पास इतना जो है आप खुद कर्जे में है और आप ज्यादा कर्जा ले रहे हैं, लेकिन मैं हाँ इस बात से मैं मानता हूं कि अलार्मिंग सिचुएशन है, सरकार को समझना चाहिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चुनाव आयोग को आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, फैसला आएगा, अलार्मिंग सिचुएशन है, हमको इन सबको बंद करना चाहिए। लेकिन यह कहना कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के जैसे हमारी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, हमारे देखिए पास इतना फॉरेक्स है कि हमारे देश में समस्या नहीं आने वाली है, हम कोई श्रीलंका की इकोनॉमी नहीं है। लेकिन हाँ अगर लंबे समय तक ऐसे परिणाम होते रहेंगे, ऐसे हम करते रहेंगे काम बिना सोचे समझे, तो जाहिर बात है मुश्किल आ सकती है। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन हाँ इससे हमको बचना चाहिए। अगर हम इससे बचेंगे तो कहीं ना कहीं जो पैसा हम फ्रीवे के रूप में दे रहे हैं उससे हम सड़क बनाएंगे, उससे हम एयरपोर्ट बनाएंगे, उससे हम जो है पावर जनरेशन करेंगे। इस बात का संज्ञान लेना बहुत जरूरी है, इस बात का संज्ञान लेना कि आपकी अर्थव्यवस्था के बीच में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, उसके विकास में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, और खासतौर से फ्रीबीज के चलते तो आपको और भी यहाँ पर सतर्क रहना चाहिए। लेकिन विवेक जी आपने शुरुआत में ये भी कहा कि बड़ा मुश्किल होगा ये फिगर आउट करना, ये पता लगाना कि क्या मुफ्त की रेवड़ी है और क्या नहीं। यहाँ पर तो हम अगर मुफ्त के चुनावी वादों की बात करें तो उसमें तो बुनियादी ढांचे के लिए जो ज़रूरत है उनको भी वादे में ही शामिल किया जाता है। वेलफेयर स्कीम्स तो अलग होती हैं ना विवेक जी, तो इसको डिस्टिंग्विश करना, इनको अलग अलग करना क्यों इतना मुश्किल हो जाएगा? देखिए हमारा देश जो है लगभग हम 11-12 लाख करोड़ जो है हम एक जीडीपी का बहुत बड़ा परसेंटेज जो है खर्च कर देते हैं। जाहिर सी बात है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम वेलफेयर स्टेट्स हैं और वेलफेयर पे हमको काम करना पड़ेगा। हमारे देश की बहुत सारी जनसंख्या जो ऐसी है जो भी गरीबी रेखा के नीचे है, उनको हमको सहायता करना पड़ेगा। पॉवर्टी हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है, उनको हमको देखभाल करना पड़ेगा, इसमें कोई दोष प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि देखिए आप वैक्सीनेशन पे खर्च करें, ठीक है, आप फ्री में एजुकेशन दें, ठीक है, आप लोगों को स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आप उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएं, वो ठीक है, ये सब तो ठीक है। लेकिन आप फ्री में मंगलसूत्र दे रहे हैं, आप फ्री में स्कूटी दे रहे हैं, आप फ्री में पैसा दे रहे हैं, आप जो है इन सब जो काम जो कर रहे हैं आप देखिए, जिसके घर में एसी है, जिसके घर में वॉशिंग मशीन है, जिसके घर में जो है हर चीज सुविधाएं हैं, उसके पास फ्रीजर्स है, तो क्या वो बिजली का बिल नहीं भर सकता है? क्या वो पानी का बिल नहीं भर सकता है? तो आपको समझना पड़ेगा ना, जब वो इतना पास उसके पास फ्लैट है, उसके पास जो है सुख सुविधाओं की चीजें हैं, तो क्या बिजली और पानी का बिल नहीं भर सकता है? तो आपको इस डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा क्या अति आवश्यक है। जो अति आवश्यक है जैसे शिक्षा है, जैसे जो है इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस का है, जैसे वैक्सीनेशन का भी हो गया था, इन सब केसों में फूड की बात है तो उस केस में आपको जो है कुछ सब्सिडी देना चाहिए। लेकिन आप जो है फ्री में आप केवल देखिए, दो चीजें आपको समझना पड़ेगा। पहला, अगर ऐसा कोई चुनावी फायदे के लिए जब वोटिंग इलेक्शन आता है, उस चुनावी राजनीति में अपने को फायदा पहुंचाने के लिए अगर कोई लोक लुभावन वादे करते हैं तो वो फ्री में आएंगे।
ऐसा फ्रीबीज, ऐसा जो खर्च जिससे का कोई अनप्रोडक्टिव होता है और जिससे समाज का भला भी नहीं होता है। तो मुझे बताइए कि फ्री बिजली करके, फ्री पानी की व्यवस्था करके, आप जो है फ्री का मंगलसूत्र देके या 1 रुपए में आप जो है खाना देके, इन सब चीजों को बचना चाहिए, क्योंकि लोग जो है क्वालिटी चाहते हैं, लोग पैसा खर्च करना चाहते हैं। और वही देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था कि हम आपको पेट्रोल देंगे 1 लीटर, हम आपको डीजल देंगे, बिल्कुल तो इन सही। सब चीजों से हाँ। हमको बचना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राज्यों को भी जिम्मेदार हमें मानना होगा, लेकिन उससे पहले अरविंद जी, जो सवाल मैंने शुरुआत में विवेक जी को पूछा था, आपसे भी वही पूछना चाहूंगी। स्पेसिफिकली चुनाव आयोग यहाँ पे अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, चुनाव आयोग के पास जो अधिकार होना चाहिए, राजनीतिक दलों के खिलाफ जो कार्रवाई का अधिकार होना चाहिए। आप अक्सर देखते हैं कि चुनाव के दरमियान राजनीतिक दलों के खिलाफ या उनके जो नियंता होते हैं, जो उनके उम्मीदवार होते हैं, ढेरों मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। लेकिन क्या आज तक आपने कभी सुना है कि उन लोगों को कभी भरपूर सजा हुई है? पता चला कि कभी उनको जो है कुछ रुपए के जुर्माना करके छोड़ दिया जाता है, कभी कुछ इस तरह के अपने जो है वकीलों को खड़ा करके कुछ तर्क इस तरह से पेश करते हैं कि फिर उनको सख्त हिदायत दे करके छोड़ दिया जाता है। देखिए, चुनाव आयोग के पास जो है उस तरह के अधिकार नहीं है जिस तरह के अधिकार आज भारतीय लोकतंत्र में बिगड़े हुए राजनीतिक दलों के लिए होना चाहिए। तो सवाल यह भी आकर के बनता है, सुप्रीम कोर्ट जो है बराबर ताकीद करता है चुनाव आयोग को कि आप डिसीजन लीजिए कि इस संबंध में आपको क्या करना है, लेकिन चुनाव आयोग जो है सीधे हाथ खड़ा कर देता है। नतीजा क्या निकलता है कि राजनीतिक दल पूरी जो है कह सकते हैं कि उस श्रृंखला के साथ जो है अपने मन मुताबिक जो है घोषणाएं करते हैं, और फिर देखा भी जाता है कि उसमें 10% घोषणाएं पूरी नहीं की जाती है। देखिए, बेशक 2-3 सवाल है जिसको हम लोग नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। आज के दौर में आप भारत की जो स्थिति है, किसी से छिपा नहीं है कि कम से कम 35% लोग ऐसे हैं देश में जो गरीबी की मार झेल रहे हैं, कुपोषण का मार झेल रहे हैं। उनके पास न तो शिक्षा का उचित प्रबंध है, न स्वास्थ्य है। तो अगर सरकार जो है शिक्षा का, स्वास्थ्य का अगर माकूल व्यवस्था कर दे, आप देखिए ना पूरे देश में देखिए 70% जो है आपका जो स्वास्थ्य क्षेत्र जो है निजी हाथों में है। तो सवाल ये उठता है कि आप 1 रुपए का जो है कार्ड, 1 रुपए का बना करके रसीद आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं स्वास्थ्य का अपना मुआयना कराने के लिए, तो अब महाराष्ट्र सरकार ने कही थी कि 1 रुपए के रसीद में आपको 200 बीमारियों का जांच होगा। क्या यह संभव है? न तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, न तो डॉक्टर है, न तो दवाएं उपलब्ध है। तो ऐसी स्थिति में तो फिर सवाल वही उठेगा ना कि फिर इस घोषणा का क्या मतलब रह जाता है। तो देखिए, भारतीय जनमत कह लीजिए, जनमानस कह लीजिए, कहीं ना कहीं बहुत आशावादी है। जब भी इस तरह की घोषणाएं होती है तो लोगों को लगता है कि संभव है कि यह घोषणाएं पूरी कर दिया, लेकिन 7.5 दशक से जो है कुछ इसी तरह का खेल खेला जा रहा है। नतीजा सामने है कि कोई भी जो बुनियादी जो जरूरतें हैं, चाहे आपके सेवा क्षेत्र की हो, आपके स्वास्थ्य क्षेत्र की हो, शिक्षा क्षेत्र की हो, उसका क्या हालत है किसी से छिपा नहीं है। अब यह बहुत बड़ी समस्या है कि आखिर इसको किस तरह परिभाषित करें कि कौन सा जो है वो अब जो चंदन है वो घिसने लायक है, कौन चंदन जो है लगाने लायक है, यह अपने आप में बड़ा सवाल बनता है। तो यह कुछ पैमाना तय करना होगा कि चुनाव के दरमियान जो भी घोषणाएं की जाए उसका जो है एक तथ्यात्मक और कुछ इस तरह का जो है उसमें कानूनी प्रावधानों की अगर आप इसको पूरा नहीं करेंगे तो आपका जो राजनीतिक दल है उसको पूरी तरह से बैन लगा दिया जाएगा, अगली बार आपको चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। तो कुछ उसके नाम तय किया जाना चाहिए। अगर इसका नाम तय हो जाता है कि अगर आप इन सब घोषणाओं को करते हैं, अगर उसको पूरा नहीं करते हैं तो आप जो अगली बार चुनाव लड़ने लायक नहीं रह जाएगा, तो मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल इतना हिम्मत नहीं जुटाएगा। आप देखिए ना, अब राजनीति के अपराधीकरण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट कई बार ताकीद कर चुका है, कई हिदायत दे चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देख लीजिए संसद से लेकर के राज्यों की विधानसभाओं तक अपराधियों की भरमार है। 50% के आसपास लोग जो है अपराधी जिनके ऊपर ढेरों संगीन। तो अरविंद जी, सवाल यहाँ पर यही उठता है कि तमाम पार्टियों को इस बात पर एकमत कैसे लाया जाए। जो आपके सुझाव हैं वो काफी कड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर इसी तरह से आगे बढ़ता है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन तकलीफ और दिक्कत तो यहाँ पर यह है कि तमाम पार्टियां इसको लेकर इसके पक्ष में है, उनको कैसे राजी किया जाए? देखिए, कैंसर को खत्म करना होता है तो उसको कीड़े को मारना आवश्यक होता है। तो यह जो है मुफ्त जो घोषणाएं है पूरी तरह से यह कैंसर सरीखा बन चुका है। तो इसको खत्म करने के लिए बहुत ही कड़े प्रावधान तय किए जाने चाहिए। जिस तरह से देश की संपदा अर्थव्यवस्था का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है, नाजायज ढंग से खर्च किया जा रहा है और मुफ्त घोषणाओं पर लुटाया जा रहा है। आप विकास जी या विवेक जी, मैं नाम भूल रहा हूँ, आपने जो कहा श्रीलंका जैसे हालात
तो देखिए हालात बनते देर नहीं लगती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भारत की अर्थव्यवस्था श्रीलंका जैसी है, लेकिन जिस राज्य के जीडीपी का 53% कर्ज में डूबा हो, 38% कर्ज में डूबा हो, राजस्व घाटा पूरा करने के लगातार कर्ज लेता जा रहा हूं। मैं महाराष्ट्र की बात करूं, जब 2019 में जब चुनाव हुआ तो उस समय लगभग जो है 4.7 लाख करोड़ रुपया जो कर्जा आज बढ़कर के 6.25 लाख करोड़ रुपया हो जाए। उसी तरह उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है, तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका सीधा तात्पर्य तो यही ना हुआ कि जो कर नियोजन है या अर्थव्यवस्था का जो एक नियोजन है उसमें पूरी तरह से सरकारें विफल साबित हो रही है। तो आखिर इसकी कोई सीमा होनी चाहिए, कहां तक रुकेगा? 60 लाख करोड़ की जो देनदारियां राज्यों की है, पता चलेगा 10 साल बाद जो है 90 लाख करोड़ की देनदारियां हो जाएगी, जितना भारत का जो जीएसडीपी नहीं रहेगा। तो क्या आप उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यह अर्थव्यवस्था और यह देश कहां जाएगा? क्या रसातल में नहीं चला जाएगा? ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो है कड़े नाम की जरूरत है, प्रतिबंध की जरूरत है। कुछ तो जो आप कह रहे हैं कि तथ्यात्मक तरीके से हमें ये तय करना होगा कि क्या फ्रीबी है, क्या नहीं है, क्या वेलफेयर है, क्या नहीं है। लेकिन विवेक सिंह जी, यहाँ पर अब बहुत सारे राज्य तो आर्थिक तंगी और संकट से भी गुजर रहे हैं ना। इन फ्रीबीज और सब्सिडीज के चक्कर में उनका बजट भी तो हिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमें ये बीच की लाइन तो ड्रॉ करनी ही होगी, जहाँ पर राज्यों को ये बताना होगा कि जो भी घोषणाएं वो करते हैं चुनाव से पहले, उसके दौरान उसको किस तरह से अमल में लाया है और उनका इम्पैक्ट उनकी बैलेंस शीट पर कैसे आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर इसको लेके तालमेल डगमगाया हुआ है। देखिए कविता जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और यही बात कोई समझना नहीं चाहता है, अपनी जिम्मेदारी कोई निभाना नहीं चाहता है। स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि उसको जो है कोई भी सरकार हमको कैसे मिलेगी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हेड होगा वो चाहेगा कि हमारी सरकार बन जाए। और सरकार आपकी बनेगी कैसे? जब आप लोग लुभावने कुछ वादे करेंगे कि हम आपको इतना फ्री में देंगे तो ही आपकी सरकार बन सकती है। तो इसके लिए लोग करते हैं। देखिए आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखिए फ्री भी आप दीजिए, लेकिन एक इसमें गाइडलाइंस होनी चाहिए कि जितना, अगर मान लीजिए आपने 25,000 करोड़ की आपने फ्री भी ऐलान किया है, तो उस केस में उस 25,000 करोड़ को अतिरिक्त आपको जो है उसका पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। पहली बात तो ये गाइडलाइंस होनी चाहिए इन लोगों को, तभी एक कंट्रोल में आ सकते हैं। जब जिम्मेदारी अपने ऊपर आएगी, हाँ हमने 25,000 करोड़ के लिए फ्रीबी का ऐलान किया है तो 25,000 करोड़ की हमको अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ेगी। दूसरी जो है चुनावी घोषणा जो भी होती है, वो चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, चाहे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, उस पर कम से कम जो है रोक लगानी चाहिए, तभी हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। तीसरा देखिए, हमें जो है शिक्षा पर खर्च ज्यादा करना है, हमें स्वास्थ्य पे खर्च ज्यादा करना है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा खर्च करना है और ये मूलभूत आवश्यकता है। आपको किसी को 1,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ फ्री में इलाज करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को सशक्त बनाइए, आप लोगों को रोजगार दीजिए, आप लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट का अवसर प्रोवाइड कराइए, आप उनको छोटे मझोले उद्योग आपको चलाने की उनको अनुमति दीजिए, लोग खुद जो है पैसा खर्च करेंगे। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का जो है राइट ऑफ हो जाता है, जो सब्सिडीज मिलती है, वो भी एक तरीके का फ्री भी है जिसपे हम लोग चुप पाते हैं। इस पर भी सरकार को मेरे ख्याल से अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहूंगा, मैं फॉरेक्स पे नहीं जाऊंगा, मैं इन्वेस्टमेंट पे नहीं जाऊंगा, मैं फॉरेन ट्रेड पे नहीं जाऊंगा, मैं इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में नहीं जाऊंगा। मैं श्रीलंका से कंपेयर कर सकता हूं लेकिन मैं करूंगा नहीं। लेकिन देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि कोई भी अगर आपके यहाँ पे बहुत बड़ी आपकी इकोनॉमी है, ठीक है, लेकिन आप अगर 10-12 लाख करोड़ रुपया आपके जीडीपी का आप खर्च कर रहे हैं कहीं पे, अगर उसी पैसे को आप जो है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा दे तो आपका देश बहुत बेहतर हो सकता है। तो इसके लिए हमको जो है फ्रीबी से थोड़ा बचना चाहिए। और मैं एक बात मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं आप भी कह रहा हूं कि श्रीलंका से हमें कंपेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पे बीमारी 3rd स्टेज में थी। मैं सरल भाषा में बताऊं तो ये जो फ्रीबी का चलन है पिछले 7-8 साल से चला है, ये अभी शुरुआती दौर में है। बीमारी अभी शुरुआत है, अभी शुरुआती दौर में, सभी फर्स्ट स्टेज में है। अगर फर्स्ट स्टेज में आप रोक लगा देंगे तो बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। और श्रीलंका के जो है वहां पे 3rd स्टेज में चला गया था, तो हम अभी फर्स्ट स्टेज में हैं। अगर हम इस पर अभी कंट्रोल कर लें तो मेरे ख्याल से ज्यादा अभी पानी नहीं बहा है और इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्री बी पे लगाम होना चाहिए। अब देखना यह है कि पहली बात तो परिभाषित कैसे करेंगे कि फ्री बी है क्या, और उसके अलावा इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल होगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या रोल होगा। बिल्कुल। खैर, यहाँ पर सुनवाई कल भी जारी है, देखना होगा कि किस तरह से एक ढांचा और खाका तैयार किया जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन जैसा कि पैनलिस्ट भी कह रहे हैं, बीमारी नहीं है, अभी से ही अगर इसकी जड़ पकड़कर ख़त्म कर दिया जाए तो पूरे समाज के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, आर्थिक तौर पर तमाम राज्यों के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।